कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के मुख से उत्पन्न हुई पावन गीता की जन्मस्थली पर गीता जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया। इस शुभ अवसर पर कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में 18,000 स्कूली छात्रों ने एक साथ 1 मिनट तक गीता का पाठ किया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने शिरकत की। साथ ही गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज, आरएसएस राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार और तमाम साधु संत भी इस दौरान मौजूद रहे। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, हरियाणा सरकार का उन्होंने धन्यवाद प्रकट किया यहां पर, और पहली बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में असम को पार्टनर राज्य बनाने के लिए भी धन्यवाद दिया। मैं थीम पार्क में आया हूँ। यहाँ पर अष्टादश श्लोक की गीता का पाठ करने के लिए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। और अब खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पर सीएम मनोहर लाल ने यहां पर गीता का पाठ किया है। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 में गीता स्थली ज्योतिसर में पवित्र ग्रंथ गीता की पूजा की। इससे पहले सीएम मनोहर लाल, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, विधायक सुभाष सुधा, सीएम के राजनीतिक सलाहकार भारत भूषण भारती, प्रदेश महामंत्री डॉक्टर पवन सैनी ने सरकार की तरफ से करीब 206 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे ज्योतिसर अनुभव केंद्र का अवलोकन किया। साथ ही असम के सीएम को प्रदेश सरकार के इस प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी। इसके बाद से सीएम मनोहर लाल और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने गीता जयंती पर चल रहे यज्ञ में पूर्ण आहुति डाली और विश्व शांति के लिए पूजा की। और दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पीएम मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की। इस मौके पर हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। बैठक में विभिन्न संगठनात्मक गतिविधियों पर विचार रखे गए और साथ ही पीएम मोदी ने इस बैठक की अध्यक्षता की। और हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के अंबाला स्थित आवास पर प्रदेश के कोने कोने से आए सैकड़ों फरियादियों का तांता लग रहा है। वहीं सोनीपत के गांव छिछड़ाना से आए फरियादियों ने बताया कि गांव के सरपंच की पूर्व में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है। वहीं नारायणगढ़ से आए फरियादियों ने बताया कि उसे अमेरिका भेजने के नाम पर एजेंट ने उससे 5 लाख रुपए की ठगी की। और इस तरह यमुनानगर से आए फरियादियों ने बताया कि एजेंट ने उसके बेटे को पुर्तगाल भेजने के नाम पर 9 लाख रुपए की उससे ठगी की है। वहीं करनाल निवासी फरियादी ने बताया कि उसे अमेरिका भेजने के नाम पर चंडीगढ़ के एक एजेंट ने उससे पहले इजराइल भेज दिया और बाद में उसे न अमेरिका भेजा और न ही उसके पैसे लौटाए। उससे 12 लाख रुपए की ठगी की गई। वहीं गृह मंत्री ने इन मामलों में एसआईटी को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मैंने इसमें एविडेंस के तौर पे रिश्वत के प्रूफ दिए थे जो और गृह मंत्री अनिल विज ने रेसलर बजरंग पुनिया द्वारा पद्मश्री लौटाने पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये जो पदक है ये उनका हक है,
ये उनको लौटाना नहीं चाहिए, ये उनको अपने पास ही रखना चाहिए और खेल भी जारी रखना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेसी नेता तो गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास, इन्होंने डट के विरोध किया है और कपिल सिब्बल ने कोर्ट में एफिडेविट भी दिया था। राम काल्पनिक हैं और अब रेस लग रही है, किसी तरह से हम आगे हो जाएं और राम को अपने हक में कर लें। सांसदों के निलंबन पर पूरे देश में विपक्षी नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं कांग्रेसी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा सांसदों के निलंबन पर दिए गए बयान पर गृह मंत्री विज ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये जो लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, उसने हाउस चलाना होता है और अगर कोई हाउस चलाने में व्यवधान डालता है तो उसको निकाला ही जाता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अपने कांग्रेसी नेता तो गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास, इन्होंने डट के विरोध किया। कपिल सिब्बल ने कोर्ट में एफिडेविट दिया कि राम काल्पनिक है और अब ये रेस लगा रखी है कि किसी तरह से हम आगे हो जाएं और हम राम को अपने हक में कर। कांग्रेसी नेता तो गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास, इन्होंने डट के विरोध किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल 24 दिसंबर को लोहारू के सिंघानी में अन्नदाता महासम्मेलन में लोहारू इलाके को करीब 95 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अन्नदाता महासम्मेलन की तैयारियों का जायजा लिया है। साथ ही सीएम 17 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास इस दौरान करने वाले हैं और कृषि मंत्री ने दावा किया है कि सिंघानी में आयोजित अन्नदाता महासम्मेलन में लाखों की संख्या में किसान हिस्सा लेंगे। सिंघानी में आयोजित होने वाले अन्नदाता महासम्मेलन कार्यक्रम का स्थल का उन्होंने दौरा किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। चौधरी चरण सिंह जी के जन्म पर जो एक राष्ट्रीय किसान दिवस है, हमारे भिवानी जिले के अंदर सिंघानी गांव में मनाया जा रहा है। पूरे जिले के किसानों में जबरदस्त उत्साह है, लाखों की भीड़ होगी। मुख्यमंत्री जी से किसानों को बहुत सारी उम्मीद है और एक ऐतिहासिक सम्मेलन होगा जिसमें पूरा किसान वर्ग चौधरी चरण सिंह जी को नमन करने के लिए हाजिर होगा और पूरे इलाके को उम्मीद है कि कोई बहुत अच्छा तोहफा मुख्यमंत्री जी दे के जाएंगे। और मानेसर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बदमाशों ने टैक्सी ड्राइवर को गोली मार दी है। ड्राइवर के सिर से आर पार हुई है ये गोली। वहीं लूट के इरादे से इन्होंने वारदात को अंजाम दिया है। दिल्ली जयपुर हाईवे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर मामले की जांच में मानेसर पुलिस फिलहाल जुट गई है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको मानेसर से सीधे बता रहे हैं, जहां पर बदमाशों ने टैक्सी ड्राइवर को गोली मारी है और इस गोली मारने के बाद से लूट की वारदात को अंजाम उन्होंने दिया, जिसके बाद से दिल्ली जयपुर हाईवे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और इस पूरे मामले में फिलहाल जो मानेसर पुलिस है वो छानबीन कर रही है, आगे की कार्रवाई कर रही है जल्द से जल्द, ताकि आरोपी को पकड़ा जा सके। तो ये बड़ी और अहम जानकारी सीधे मानेसर से। तो तस्वीरें आपको मानेसर से सीधे दिखा रहे हैं, जहां पर बदमाशों ने एक टैक्सी ड्राइवर को गोली मार दी, जिसके बाद से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही आपको बता दें कि ये गोली उसके सर के आर पार से निकली, जिसके बाद से ड्राइवर सीट पर ही उसकी मौत हो गई। और फिलहाल जो है लूट के इरादे से इस घटना को अंजाम दिया, ऐसा निकल करके सामने आ रहा है। लेकिन पुलिस जो है फिलहाल पूरे मामले की छानबीन कर रही है, जांच कर रही है, ताकि जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ा जा सके।
और पुंडरी के गांव फतेहपुर में लोग पानी की निकासी से परेशान हैं और जिसके बाद से उनको अब राहत मिली है। अब सीवरेज डालने का काम शुरू होगा और विधायक पुंडरी ने पत्रकारों से बातचीत की और उन्होंने इस दौरान कहा कि पुंडरी हलके में सबसे बड़ी समस्या पानी की निकासी की थी, जिसके लिए हमने पुंडरी के लगभग सभी बड़े गांव में सीवरेज डलवाने का काम शुरू कर दिया है। केवल एक गांव ढांड में अगले 1.5 महीने तक टेंडर लग जाएंगे, जिसके बाद से ढांड गांव में भी पानी निकासी के लिए सीवरेज डलवाने का काम शुरू हो जाएगा। साथ ही रणधीर सिंह गोलन ने पत्रकार से बातचीत करते हुए कहा कि 27 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से बना सीवरेज डालने का काम कल से ही शुरू हो जाएगा। और पिछले लंबे समय से पानी की निकासी के लिए अपने गांव में दिक्कत थी और जो पिछला चुनाव लड़ा गांव वासियों की एक ही इच्छा थी भाई गोलन साहब एमएलए तना बना दे, हमारा पानी बाहर काटिए। आज लगभग 4.25 साल के अंतराल के बाद माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से 27 करोड़ 20 लाख का महाग्राम योजना के तहत हमने कार्य शुरुआत करने का आज शुभारंभ किया। और चंडीगढ़ से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां प्रदेश में सर्दियों की छुट्टियों का ऐलान हो चुका है। 1 से 15 जनवरी तक बंद रहेंगे सभी स्कूल, शिक्षा विभाग ने जारी किया है नोटिस। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर सर्दियों की छुट्टियों का ऐलान अब हो चुका है प्रदेश में और 1 तारीख से 15 जनवरी तक ये छुट्टियां बताई जा रही हैं। सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल इस दौरान स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। साथ ही इसको लेकर के शिक्षा विभाग ने नोटिस भी जारी कर दिया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी सीधे चंडीगढ़ से आपको दे रहे हैं, जहां पर जो सर्दियों की छुट्टी है उसका ऐलान हो गया है, जिसका छात्रों को कहीं ना कहीं बेसब्री से इंतजार रहता है। तो 15 दिन की कुल ये छुट्टियां हैं, 1 जनवरी से 15 जनवरी तक की ये छुट्टियां बताई जा रही है, जिसको लेकर के शिक्षा विभाग ने नोटिस भी जारी कर दिया है। तो छुट्टियों के नोटिस की कॉपी आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, जहां पर शिक्षा विभाग के द्वारा अब नोटिस जारी कर दिया गया है। जो सर्दियों में छुट्टियां बच्चों को पड़ती हैं स्कूल की, वो 1 से 15 जनवरी तक पड़ेंगी, जिसके बाद से सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल बंद रहने वाले हैं। और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बादशाह खान सिविल अस्पताल में भारत विकास परिषद के सौजन्य से न्यूबॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग सेंटर का रिबन काटकर शुभारंभ किया है। इस केंद्र में जन्म से लेकर के पैदा हुए मूक बधिर बच्चों का इलाज होगा और उन्हें सामान्य जीवन जीने के काबिल बनाया जाएगा। ऐसे बच्चों का यहां निःशुल्क इलाज होगा। साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे बच्चों को सामान्य जीवन देने के लिए काम किया है और ये सेंटर ऐसे बच्चों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। और इस मौके पर सिविल अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर विनय गुप्ता और पीएमओ समेत भारत विकास परिषद के पदाधिकारी भी शामिल रहे। भारत विकास परिषद द्वारा हियरिंग स्क्रीनिंग सेंटर का आज यहाँ शुभारंभ किया गया है। आप सब जानते हैं जब बच्चा जन्म लेता है तो बहुत से बच्चे जन्म से मुंह पर बधिर होते हैं। इनके बारे में लंबे जब तक वो बोलता बड़ा नहीं होता पता नहीं चलता है। शुरू में ही ऐसे बच्चों को डिटेक्ट कर लिया जाए कि उनको सुनने की समस्या है, उनको सुनता नहीं है, उसके लिए यहाँ पर ये सेंटर बनाया गया है और ये बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। स्क्रीनिंग सेंटर हियरिंग के लिए आज इसका उद्घाटन किया गया है। जो भी बच्चे यहाँ पे आएंगे, भारत विकास परिषद के द्वारा एक सेंटर बनाया गया है। इसके अंदर वो एग्जामिन करेंगे उनको और जरूरत होगी तो हियरिंग है और स्पीच थेरेपी देके उनकी स्पीच को प्रमोट करके उनके अंदर सुनने की क्षमता को विकसित करेंगे।
और वहीं कोरोना वायरस के नए वेरिएंट JN1 की दस्तक ने एक बार फिर से खतरे की घंटी बजा दी है। इसी कड़ी में महेंद्रगढ़ में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क हो गया है, जिसके लिए नागरिक अस्पताल महेंद्रगढ़ में ऑक्सीजन प्लांट नया लगाया गया है, जिसकी 1000 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट उत्पादन की क्षमता बताई जा रही है। वहीं डॉक्टर विकी पूनिया ने इस मामले में बताया है कि नागरिक अस्पताल महेंद्रगढ़ में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 से निपटने के लिए सभी प्रकार की तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। देखो JN1 वेरिएंट बता रहे हैं और सिम्टम्स देखो अभी तक वही इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के सिम्टम ही आए और सावधानियां देखो जैसे हमने पहली लहर भी देख चुके हैं, दूसरी लहर भी देख चुके हैं, तो हमारा मेन फोकस जब भी यही रहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग रहे, मास्क रहे, सब अपना एहतियात बरतें। मेन फोकस यही रहेगा, अपना खान पान सही रखें। देखो हमारा ऑक्सीजन प्लांट भी रेडी है और जो कोविड के लिए रूम्स हैं वो भी ऑलमोस्ट सारा ही रेडी है। जैसे ही निर्देश आएगा कि भाई इनको चालू कर दिया जाए, वो चालू कर दिया जाए। और फतेहाबाद में बढ़ती ठंड से धुंध का आगाज हो गया है। वाहनों की रफ्तार भी कम हो गई है। लोग हेडलाइट के सहारे वाहन चला रहे हैं, जिसके बाद से स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों को इसमें दिक्कत हो रही है। हालांकि गेहूं की फसल के लिए काफी फायदेमंद ये धुंध बताई जा रही है। साथ ही जो सूक्ष्म सब्जियों के लिए है, इसको नुकसानदायक कहीं न कहीं बताया जा रहा है। बहुत ज़्यादा धुंध हो रही है, ठंड ज़्यादा है। लाइट का प्रयोग करें, बच के रहें, बचाव रखें, आपका सेफ्टी रखें। किसानों के लिए तो फायदा होगा इसी धुंध में। हाँ जी, कनक का बहुत खराब है। और घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम होने के कारण सड़कों पर वाहन हेडलाइट जलाकर रेंगते नजर आ रहे हैं। सुबह से घना कोहरा वाहन चालकों के लिए मुसीबत बन रहा है। तो वहीं गेहूं उत्पादक किसानों के लिए यही कोहरा गेहूं की फसल के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। वहीं किसानों की अगर माने तो कोहरे के कारण गेहूं की फसल में फुटाव होता है, जिससे गेहूं की पैदावार जो है वो अच्छी होती है। और तोशाम पुलिस थाना में जिला पुलिस अधीक्षक के आदेशों के चलते अपराध नियंत्रण को लेकर के खंड के सरपंचों, चौकीदारों और अन्य गणमान्य लोगों की मीटिंग का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यतः बढ़ती हुई चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए, महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए और नशा मुक्ति और नशे का व्यापार करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने पर विचार विमर्श किया गया। आज श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश अनुसार गांव के सरपंच, मौजूद व्यक्ति और चौकीदारों की एक मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें हमने सरपंचों और चौकीदारों से अनुरोध किया है कि सभी पंचायतें अपने गांव में एक रेगुलेशन पास करें कि हम किसी प्रकार का गांव में कोई नशा नहीं बिकने देंगे। वो रेगुलेशन हम आगे उपायुक्त महोदय के पास भेजेंगे और उस गांव को हमारी पूरी संरक्षण होगा कि हम पुलिस के द्वारा भी पूरा उसमें कंट्रोल किया जाएगा कि ना बेचना जाए। दूसरा, सर्दी का मौसम चल पड़ा है, गांव में चोरियां ना हो, दुर्घटनाएं ना हो, इसी संबंध में हमने ठिगरी पहरा लगाने के लिए सरपंचों से अनुरोध किया है। इसी के साथ गांव में जो अधिक नशा करता है और परिवार उसे भाई हम इसका नशा छुटाना चाहता है, तो उस व्यक्ति को हम डीएडिक्टेशन सेंटर में जो सिविल
और अंबाला में सेना के खड़गा स्टेडियम में डिफेंस सिविल की भर्ती के लिए एग्जाम में नकल करते हुए 17 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है, जो हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, यूपी और राजस्थान सहित दूर दूर से एग्जाम देने आए हुए हैं। दरअसल परीक्षा के बीच एक अधिकारी ने एक युवक को किसी से बात करते हुए पकड़ा, जिसके बाद से अभ्यर्थियों की तलाशी ली गई तो 16 अन्य कैंडिडेट भी पकड़े में आए। फिलहाल जो अंबाला पुलिस है, इन्होंने 17 युवाओं के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आर्मी की कुछ पोस्टें जैसे कुक मैसेंजर इत्यादि का पेपर था खड़का स्टेडियम में। उसमें हरियाणा व दूसरे प्रांतों के भिन्न भिन्न राज्यों से व हरियाणा के भिन्न भिन्न जिलों से कैंडिडेट पेपर देने के लिए आए हुए थे। कुल 17 कैंडिडेट है जो चेकिंग के दौरान पकड़े गए, जिनसे कुछ मोबाइल डिवाइस पकड़े गए हैं, जिस बेस पे रात FIR दर्ज की है। उनमें 17 आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया है और तफ्तीश के दौरान कुछ कैंडिडेट हैं जो फर्जी भी पाए गए हैं, जो दूसरों की जगह पेपर देने के लिए आए हुए थे। और 3 धाराओं के तहत मुकदमा इसमें हमने 420, 120 419 और IT एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके अब इनको पेश करेंगे कोर्ट में। माननीय न्यायालय से संबंधित आरोपियों का जो मेन आरोपी हैं उनका पुलिस रिमांड लिया जाएगा। और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा अक्टूबर 2023 में आयोजित करवाई गई 12वीं कक्षा की रेगुलर और ओपन विद्यालय के परीक्षा परिणाम शुक्रवार को घोषित कर दिए गए हैं। इनमें 12वीं कक्षा का रेगुलर विद्यार्थियों का जो परिणाम है वो 43% तक रहा, तो वहीं ओपन विद्यालय का परीक्षा परिणाम 24.48% रहा। नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने अपने सीनियर सेकेंडरी शैक्षिक एवं मुक्त विद्यालय के परिणाम आज घोषित कर दिए हैं। इस रिजल्ट को देखने के लिए बोर्ड की वेबसाइट जो है www.bseh.org.in पर विद्यार्थी अपना रिजल्ट देख सकते हैं। अब इसमें जो प्रमुख बिंदु हैं वो ये हैं कि हमारी जो परीक्षा है इसके अंदर लगभग 40,342 परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए थे, जिसमें से लगभग 26,167 छात्र व 14,175 छात्राएं शामिल हैं। लगभग 109 परीक्षा केंद्रों पर 19 अक्टूबर से 8 नवंबर तक ये परीक्षाएं संचालित की गई थी। अब इसमें मैं आपको जो डाटा इंपॉर्टेंट है वो आपको बताना भी चाहूँगा और आप शेयर भी आपसे करूँगा। लगभग जो पास परसेंटेज हमारा सीनियर सेकेंडरी शैक्षिक में है वो 43% के आसपास है, जिसमें अगर हम फर्दर डिविजन्स करें तो इसमें जो छात्र हैं उनका 43.58 और छात्राओं का